सो इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लूकोनेयोजेनेसिस क्या है। सो ग्लूकोनेयोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। और वो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है तो वो कौन से है, तो अगर उस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अगर बारे में देखा जाए तो वो होते पायरुवेट, देन लैक्टेट, देन ग्लिसरॉल, देन प्रोपियोनेट। ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनेयोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है तो वो हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखी जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था। और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मीन्स ये जो प्रोसेस है तो पूरी उल्टी रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की। मीन्स हमने ग्लाइकोलिसिस में सीधी ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन देखा। मीन्स हमने सीधी ग्लाइकोलिसिस पढ़ी और इस ग्लूकोनेयोजेनेसिस में हमें उल्टी ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है। यहाँ पे पूरे के पूरे रिएक्शंस जैसे कि टोटल 10 रिएक्शंस थे ग्लाइकोलिसिस में और हमने पूरे देखे थे। लेकिन ग्लूकोनेयोजेनेसिस ये कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं है। यहाँ पे जो 3 स्टेप्स है, 2 to 3 स्टेप्स यहाँ पे बाईपास हो जाएंगे। मीन्स ये कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं है, इसको हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि जिस रिएक्शन में और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, ये जो एंजाइम्स थे, हेक्सोकाइनेज, ये जो एंजाइम्स थे ग्लाइकोलिसिस में लगने वाले थे, वो जो एंजाइम जिस रिएक्शंस को लगने वाले थे वो रिएक्शंस यहाँ पे बाईपास हो जाएंगे। मीन्स हमें ओवरऑल क्या देखना है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है, ये हमें अब इस ग्लूकोनेयोजेनेसिस में देखना है। हम ग्लूकोज का सिंथेसिस क्यों देख रहे हैं? ग्लूकोज हमें पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें तो पता है कि ग्लूकोज ऑल प्रोसेस में नेसेसरी होता है। अगर टिश्यू की अगर बात की जाए तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, देन एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, मेडुला, ये जो टिश्यूज होते हैं उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर पर्टिकुलरली अगर ब्रेन के बारे में अगर बात की जाए तो ब्रेन को नियर अबाउट हमारे बॉडी अपटेक है 160 ग्राम पर डे हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। उस 160 ग्राम में से 120 ग्राम ओनली ब्रेन को उस ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। सो ग्लूकोज की नेसेसिटी, ग्लूकोज का प्रेजेंस होना, ग्लूकोज का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें इस ब्रेन के एग्जाम्पल से पता चलता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि फास्टिंग कंडीशन में जब होते हैं तो फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जनरली हम खाना नहीं लेते या फिर हम खाना नहीं खाते। सो उस केस में ग्लूकोज की लेवल तो हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे मिलेंगी, हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस है जो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है वो प्रोसेसेस कैसे क्या कैरी आउट होंगे। सो उस केस में ग्लूकोनेयोजेनेसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो उस केस में क्या हो जाता है कि ग्लूकोनेयोजेनेसिस से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। अरे हम फास्टिंग कंडीशन में है, हम कुछ ले रहे ही नहीं, हम कुछ खा रहे ही नहीं, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसा होगा? मीन्स ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज हो जाएंगे हमारी बॉडी में। सो उस केस में नॉन कार्बोहाइड्रेट मीन्स हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ही कम है। सो उस केस में नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के वास्ते। अगर लोकेशन देखा जाए तो वो साइटोसोल में जनरली कैरी आउट होता है। मीन्स साइटोसोल में होता है। और वो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उस वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है और वो प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में एंटर करता है। नाउ टिश्यूज की अगर बात की जाए तो लीवर मोस्टली ग्लूकोनेयोजेनेसिस दैट टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड इन स्मॉलर एक्सटेंट इट टेक्स प्लेस इन द किडनी। इन स्मॉलर एक्सटेंट इट टेक्स प्लेस इन द किडनी। नाउ ये एक बात हमें और यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो प्रिकर्सर्स मीन्स टीसीए साइकिल के जो प्रिकर्सर्स है वो ग्लूकोनेयोजेनेसिस में यहाँ पे यूज होंगे। मीन्स टीसीए साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होने की ज़रूरत है क्योंकि वो अगर लर्न है हमें तो हम ग्लूकोनेयोजेनेसिस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नाउ अब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। मीन्स हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेंगे एज अ पायरुवेट। मीन्स अब हम यहाँ पे लेंगे पायरुवेट। यहाँ पे क्या होगा कि पायरुवेट का कन्वर्शन ऑक्सैलो एसीटेट में होगा। यहाँ पे पायरुवेट का कन्वर्शन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस पायरुवेट का कन्वर्शन ऑक्सैलो एसीटेट में करेगा। ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम है
मीन्स हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगा, एटीपी का कन्वर्शन एडीपी में होगा। मीन्स यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हुआ और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ। ये जो एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम है। ये एंजाइम जो ये बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम है। नाउ अब ये क्या है कि ये ऑक्सैलोएसिटेट, ये फर्स्ट स्टेज जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर हुई। नाउ ये ऑक्सैलोएसिटेट फर्दर रिएक्शन शो करने के वास्ते माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में इसको ट्रांसफर करने की जरूरत है। नाउ ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है वो ऑक्सैलोएसिटेट मेम्ब्रेन को इम्परमेबल है, सो वो इजीली एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैलेट आएगा, मैलेट उस साइटोसोल को थोड़ा बेवकूफ़ बनाएगा, और ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन यहाँ पे मैलेट में होगा और वो मैलेट साइटोसोल में एंटर करेगा। नाउ ये बेवकूफ़ क्यों बना रहा है? क्योंकि ये मैलेट एक बार इसने साइटोसोल में एंट्री किया तो ये इसका मैलेट का कन्वर्शन हो जाएगा अगेन ऑक्सैलोएसिटेट में, इसका कन्वर्शन हो जाएगा अगेन ऑक्सैलोएसिटेट में। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। हमने तीसरे साइकिल में देखा था कि मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन होता है, मीन्स मैलेट का कन्वर्शन ऑक्सैलोएसिटेट में हमने देखा था। और इसका ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन मैलेट में हो रहा है, मैलेट साइटोसोल में एंटर कर रहा है और अगेन मैलेट का कन्वर्शन ऑक्सैलोएसिटेट में हो रहा है, मीन्स मैलेट का कन्वर्शन ऑक्सैलोएसिटेट में हो रहा है। नाउ ये ऑक्सैलोएसिटेट क्या करेंगे? मीन्स इसने तो साइटोसोल में अब आया। नाउ ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है इसका कन्वर्शन होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इस ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन होगा। नाउ इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ये जो एंजाइम है ये एंजाइम Mg डायपोस्टो आयन डिपेंडेंट है, मींस ये Mg डायपोस्टो आयन डिपेंडेंट एंजाइम है और ये जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में करेगा। नाउ ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। इट शोज द रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट तब तक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा जब तक के फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्शन नहीं हो जाता। मींस यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म हुआ और नाउ इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्शन होगा यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, मींस इस एंजाइम का नाम होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। नाउ फर्दर इस पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा। नाउ फर्दर यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे ऐड करेगा और इसका कन्वर्शन हो जाएगा डायरेक्टली ग्लूकोज में। मींस हमने यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया एज अ पायरुवेट और उस पायरुवेट से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज का। मींस ग्लूकोनेओजेनेसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का सिंथेसिस क्यों जरूरी है ये भी हमने देखा। मींस ओवरऑल हमने ग्लूकोनेओजेनेसिस प्रोसेस देखी जिसमें पायरुवेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ। नाउ अब एक हम छोटा एग्जांपल देखेंगे कि ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है। नाउ अब हम यहाँ पे लेंगे ग्लिसरॉल। नाउ इस ग्लिसरॉल एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और ग्लिसरॉल इसको हम अल्कोहल भी ऐसा कंसिडर करते हैं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। इस ग्लिसरॉल पे ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इस ग्लिसरॉल का कन्वर्शन होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। इसका कन्वर्शन होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। नाउ इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज,
ये जो एंजाइम है इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे एक्ट करेगा और इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और हमें पता है कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फर्दर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता, वो एंटर नहीं कर सकता। सो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्शन हमने ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट में देखा। वैसे अब यहाँ पे डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ और इस डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन वो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस शो करेगा और उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में हो जाएगा। मीन्स एट द एंड हमें यहाँ पे अगेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मीन्स ये हमने कुछ दो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के एग्जांपल देखे जिससे हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस की। अगर आपको दूसरे भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस जानने का अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। हम जल्द से जल्दी हम आपकी जो विशेष है वो विशेष पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगेन जो दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है इस पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।